हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे। जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होने वाला है बंधुत्व, जाति और वर्ग। क्या नाम होने वाला है? बंधुत्व, जाति और वर्ग। देखिए, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, उन चैप्टर्स में क्या पता आपको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, लेकिन अब जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली आपसे जुड़ा हुआ चैप्टर्स। इसमें जितनी भी आप चीजें पढ़ेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे और सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। और इस चैप्टर से मोस्टली पैराग्राफ आते हैं, तो इस चैप्टर को उसी तरीके से पढ़ना है। चलिए समझते हैं। भाई, इसमें बेसिकली हमें महाभारत के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से महाभारत काव्य में उसके नियमों को, कानूनों को, किस तरीके से क्या हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, कि महाभारत को किस तरीके से तैयार किया गया। तो 1919 में वी एस सुथांकर ने एक अपनी टीम बनाई और उस टीम ने 47 साल कार्य किया, और 47 साल कार्य करके उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों से छोटे छोटे दस्तावेजों को इकट्ठा किया, जिनमें सेम काइंड ऑफ लिपि, सेम काइंड ऑफ ज्ञान, सेम लगभग लगभग सेम टू सेम चीजें थी। उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिखा गया और इन्होंने इसे कहा महाभारत साहित्य। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। चलिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है परिवार और रिश्तेदारी को। तो परिवार क्या होता है? भाई, परिवार देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। क्या होता है परिवार? ऐसे लोगों का समूह जो हमारे बहुत ज्यादा खास हों। देखो, परिवार सदस्यों की संख्या और संबंधों में भिन्न होते हैं। जैसे कि एक दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है आपका पिता के साइड वाला, एक होता है आपका माता के साइड वाला, जिन्हें आप मामा, नाना ये सब कहते हैं, वो होते हैं आपके मामा के साइड के। पापा के साइड के यानी पिता के साइड के आपके कौन लोग होते हैं? चाचा, ताऊ, ये सब। इन सब में साझा गतिविधियां होती है। इसमें जितनी भी चीजें करते हैं, आप साथ मिलकर करते हैं लगभग लगभग। परिवार के लोग भोजन, संसाधन और अनुष्ठान साथ में करते हैं। जैसे पूजा वगैरह हो गया, तो आप अपने सभी परिवार को बुलाते हो या नहीं बुलाते हो? तो बस, रिश्तेदार कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनसे हम संबंधों के तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे कि परिवार के बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं ये। जैसे हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसे करके सारे रिश्तेदार होते हैं ना। तो बस वही सारी चीजें हमें यहाँ पर जाननी है। आगे देखो, आगे पितृसत्ता का आदर्श, कि उस समय पर या फिर इस समय पर किस तरीके के आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मोस्टली पितृवंशिकता फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पिता से पुत्र को, पुत्र से पौत्र को, यानी आपको आपके पिता से, आपके पिता को आपके दादा से सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ क्या होता है? मातृवंश, यानी कि आपका वंश माता के अनुसार चलता है। और महाभारत की बात की जाएगी, महाभारत में किस प्रकार से चल रही थी सत्ता? तो हम देख रहे थे पितृसत्ता चल रही थी ना भाई। जैसे आपने देखा होगा कि भाई धृतराष्ट्र से जो उसका शासन था वो उसके बेटे के पास जाना था, या फिर पांडु से जो उसका शासन था वो उसके बेटे के पास जाना था, या फिर जो इनसे सबसे पहले राजा थे उनसे जो भी राजा शासन था अपने बेटे के पास ही जाना था। ऐसा तो नहीं था किसी को अपने बेटी का शासन देना था, सारे अपने बेटों को ही शासन दे रहे थे। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर हमें पढ़ना है विवाह के नियमों को। किसको पढ़ना है बेटा? विवाह के नियमों को। देखो, बेटियों का दावा, बेटियों का विवाह उनके संसाधनों पर दावा किया जाता है। विवाह की प्रथा क्या होती है? यह प्रथा बेटियों को उनके रिश्तेदारों के बाहर परिवार में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक होता है माताओं का कर्तव्य। माताओं का विवाह सही समय पर सही व्यक्ति से करने का दबाव होता है, क्योंकि माताओं के ऊपर एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी का सही समय पर और सही व्यक्ति से विवाह कर सके। सामाजिक व्यवहार क्या होता है? ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवहार की गहनता तय की थी, कि किस तरीके से विवाह के नियम होंगे, किस तरीके से विवाह किया जाएगा, या विवाह में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। ये सब कुछ किसने तय किया था भाई? उन्होंने तय किया था। आज भी विवाह कौन करवाते हैं? मोस्टली ब्राह्मण ही करवाते हैं। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में इनका वर्णन है कि किस तरीके से विवाह होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप जरा ये समझिए
विवाह के 8 प्रकार थे किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति क्या है बेटा? तो मनुस्मृति एक ऐसी किताब है, मतलब एक तरीके से आज के उस टाइम की लॉ थे जिसमें सारे नियम कानून लिखे हुए थे। किसने लिखी थी? राजा मनु ने। ठीक है, उन्होंने इसमें विवाह की पद्धति के बारे में बताया गया कि पहली पद्धति, फिर चौथी। इसमें हमें कुछ ही को ध्यान रखना है, पहली, चौथी, पांचवी और छठी। देखो इसमें क्या है? कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वैज्ञ वर दान कर, मतलब जो हम कन्यादान वगैरह देते हैं। आगे देखो, पिता वर वधु को युग का यह कहकर संबोधित करता है कि जो भी करना है तुम दोनों को साथ मिलकर करना है। पांचवी, वर वधु को प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब उसे पाने की इच्छा रखता हो या फिर जो भी होता हो। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच जो भी होगा अब वो उनकी मर्जी से होगा और उन पर डिपेंडेंट होगा। अच्छा, उस समय पर कुछ चीजें और थी, तो विवाह के प्रकार हुआ करते थे। तो कुछ को अच्छा माना जाता था और कुछ को बेहतर नहीं माना जाता था। पहला होता था बहिर्विवाह। पहला होता था बहिर्विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें अपने गोत्र से बाहर शादी करनी होती है। गोत्र जैसे आपका कुछ ना कुछ गोत्र होता है, जैसे हमारा कुछ ना कुछ गोत्र है, तो ऐसे अगर सेम गोत्र वाले लोग होते हैं तो उन्हें भाई बहन माना जाता है। तो इसीलिए गोत्र से बाहर शादी की जाती है और सबसे बेहतर इसे माना जाता है। एक होता है अंतर्विवाह, यानी गोत्र के अंदर ही शादी कर लेना, ये सबसे बेकार माना जाता है। आगे देखो, एक होता है, एक होता है बहुपति विवाह, यानी एक स्त्री और उसके कई सारे पति हो। जैसे आपने महाभारत में देखा भी होगा एग्जाम्पल कि भाई द्रौपदी के 5 पति थे। आगे देखो, एक होता है बहुपत्नी, यानी एक आदमी रहेगा और उसकी कई सारी पत्नियां रहेंगी। पुराने टाइम पे ज्यादातर राजा यही करते थे। तो इस तरीके से विवाह के 4 प्रकार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठेगा महिलाओं को गोत्र को लेके कि महिलाओं का गोत्र कैसा होता है। तो गोत्र देखो, महिलाओं का सिंपल सिंपल सी बात होती है कि भाई इनके गोत्र 2 प्रकार से तय होते हैं। पहला शादी के पहले और दूसरा शादी के बाद। जो शादी के पहले वाला होता है उसमें क्या होता है, इनका गोत्र पिता के गोत्र से माना जाता है, इनकी सारी चीजें पिता से रिलेटेड होती है। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद इनका जो गोत्र होता है वो इनके पति से चलता है। इनकी सारी व्यवस्था इनके पति के गोत्र के अनुसार कार्य करती है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पिता का गोत्र त्याग देकर और शादी के बाद विवाह के समय महिला अपने पति का गोत्र अपनाती थी, अब भी अपनाती है। एक ही गोत्र के सदस्य में विवाह नहीं कर सकते, मैंने अभी पीछे बताया आपको। आगे देखो, अब सवाल ये उठता है माताओं के महत्व को लेके। क्या उस समय पर या इस समय पर माताओं का कितना महत्व है? तो देखो, सातवाहन शासक जो एक शासक हुए, उन्होंने अपनी माताओं का नाम इस्तेमाल किया। देखो जैसे गौतमी पुत्र राजा, गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी राजा, वासिधि पुत्र श्री कुलियामिनी। ये इन्होंने अपनी माताओं के नाम लगाए इन सब में, और बेसिकली अपनी माताओं के नाम को इस्तेमाल किया इन्होंने। आगे देखो, मातृभाषिता, शासकों की पहचान माँ के नाम से भी होती थी। जैसे अगर आपको याद हो, सबसे ज्यादा देवकी नंदन किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। अच्छा, कहा जाए कुंती, तो यानी कुंती के जितने भी पुत्र थे उन्हें कुंती कहा जाता था। इसके साथ साथ अलग अलग लोगों को, मतलब अलग अलग योद्धाओं को या अलग अलग व्यक्तियों को उनकी माता के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखो, उत्तराधिकारी, कि इस समय पर कि अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो किसके पास जाएगी? सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी आमतौर पर पितृसत्ता सत्ता का होता था। यानी माताओं का इसमें मोस्टली कोई रोल रहता नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भारत में एक जगह है मेघालय, जहां पर ये जो सिस्टम हमारा चलता है ना कि भाई शादी होता है तो लड़की विदा होती है, ये सारी चीजें,
वहां पे सेम इसका अपोजिट चलता है कि भाई जो लड़कियां यहाँ पे कर रही हैं वो वहां पे लड़के कर रहे होते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जाति का ढांचा, कि उस समय पर जाति किस तरीके से विभाजित हुई, या आज के समय पर आप जातियां किस तरीके से समझेंगे। देखो जरा, सबसे पहले होते हैं ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर होते हैं क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। अब इनके कार्य क्या होते हैं, ये कार्य है इनके, ये कार्य क्या होते हैं बेटा, तो वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना। क्षत्रियों का कार्य युद्ध, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, दान देना। इनका दान देना भी होता है, दान लेना, इनका दान देना भी होता है भाई। इधर देखो, वैश्य कौन लोग होते हैं, कृषक समाज, देहाती लोग या फिर व्यापारी लोग, ये सब किसमें आते हैं, वैश्य में आते हैं। शूद्र कौन होते हैं, जो इन तीनों की क्या, इन तीनों की सेवा करें। तीन उच्च वर्णों की सेवा कौन करता है, शूद्र। ये क्लियर है? अब देखो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो एक दैवीय व्यवस्था के अनुसार किस तरीके से बताया गया इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो समझो, सबसे पहला बताया गया कि ब्राह्मण उसका मुख था। जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है, जिन्होंने इसकी संरचना की है, उनसे क्या बताते हैं, तो देखो ब्राह्मण उनके मुंह से निकला है, यानी ब्रह्मा के मुंह से किसका सृजन हुआ है भाई, ब्राह्मण का। भुजाओं से क्षत्रियों का, यानी ये जो भुजाएं होती है इनसे किसका हुआ, क्षत्रियों का। वैश्य का उनकी जंघा से, और साथ ही साथ उसके पैर से शूद्र की। यानी बताया गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति, क्षत्रियों की उत्पत्ति, वैश्यों की उत्पत्ति, शूद्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाएगी उचित सामाजिक कर्तव्य, कि किस तरीके का उचित सामाजिक कर्तव्य होना चाहिए। अब यहाँ पे आप जब ये पढ़ेंगे, आपको बुक में मिलेगा आपको, तो इसमें पढ़ेंगे कि आपने कहानी पढ़ी थी एकलव्य की, कि द्रोणाचार्य ने उनका एक अंगूठा उनसे गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। अब इसका बस इतना इस्तेमाल है कि ये आपसे पूछा जाएगा, क्या ये जो अंगूठा मांगा गया द्रोणाचार्य द्वारा, क्या ये सही है या गलत। तो देखो, सबका इस पे अपना अपना नजरिया होगा और सबका इस पे अपना अपना व्यू होगा। तो आप याद रखना कि इस पे आपको क्या लिखना है, ये आपको अभी से सोच के चलना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या जो राजा हुए वे केवल और केवल क्षत्रिय हुए, तो ऐसा नहीं है भाई। जिसके पास संसाधन हो और जिसके पास शक्ति आ गई, वही क्या बन गया, राजा बन गया। क्या बन गया, राजा बन गया। देखो, गैर क्षत्रिय राजा कौन कौन थे, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। लेकिन जो मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या वो क्षत्रिय थे, नहीं भाई। उन्हें एक यज्ञ द्वारा क्षत्रिय बनाया गया था। शक, ऐसे ही अगर आपको नाम याद करना है, सातवाहन, ये भी कौन थे, ये भी ये ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मणों ने भी शासन चलाया है, तो क्या केवल क्षत्रिय राजा हुए, नहीं भाई। जिसके पास संसाधन आ गए, जिसके पास सत्ता आ गई, वही क्या बन गया, राजा बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जातियां और सामाजिक गतिशीलता, ये जो जातियां बनाई गई थी वो किस आधार पर थी, क्या मतलब क्या चीजें थी। तो सबसे पहली चीज, ये जातियां जन्म आधारित थी, कि भाई जिस जाति में आपका जन्म होगा वही जाति आपकी मानी जाएगी। अच्छा, जातियां कितनी थी, तो अनगिनत जातियां थी, बहुत सारी जातियां हैं भाई। श्रेणियां, ऐसे लोगों को श्रेणी कहा जाता है जो बेसिकली एक समाज में किसी व्यवसाय को करते हैं। जैसे कि हम कहें सुनार, ये एक अलग श्रेणी बनी। हम कहें लुहार, ये एक अलग श्रेणी बनी। हम कहें कुम्हार, ये एक अलग श्रेणी बनी। इस तरीके से अलग अलग श्रेणियों में लोगों को व्यवस्थित किया गया। आगे देखो, अब सवाल उठता है कि ये तो हो गए वो लोग जो गांव या शहर में रहा करते थे, उन्होंने उन्होंने जाति और इन सारी व्यवस्थाओं में बांट दिया। क्या चार वर्णों से परे ये जो जंगल में निवासी रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता है, तो शिकारी और संग्राहक निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था इन वन निवासी लोगों का। और इन्हें क्या कहा जाता था भाई, निषाद हो गए। क्या हो गए, निषाद हो गए। और इन्हें इस जाति व्यवस्था से बाहर रखा जाता था, कि भाई ये किसी भी जाति में नहीं आते, ये बेसिकली उपद्रवी लोग हैं।
असभ्य लोग हैं, इस तरीके से इन्हें संबोधित किया जाता था। आगे देखो, चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। कि चार वर्णों से परे और क्या क्या चल रहा था। सबसे पहली चीज अछूत। कुछ सामाजिक श्रेणियों को अछूत के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि चंडाल। चंडाल कौन लोग होते हैं? जो शमशान घाट में कार्य करते हैं, जो बेसिकली किसी मृत को, उसको मतलब जो भी उसकी विधि होती है करना वगैरह, वो सब यही करवाते हैं। देखो, लाशों और मरे हुए जानवरों को संभालने वाला को चंडाल कहा जाता है। और देखो, इस समय पर इनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि इन्हें गांव में एंट्री नहीं दी जाती थी। अगर इन्हें गांव में एंट्री लेनी है तो ये रात को एंट्री लेंगे, और अगर कभी दिन में या फिर कभी भी एंट्री लेते थे तो बेसिकली इन्हें कुछ बजाते हुए आना पड़ता था, एक शोर मचाते हुए आना पड़ता था ताकि लोग को पता चल जाए कि चंडाल एंट्री ले रहा है, ताकि लोग उस रास्ते से हट जाएं या अपनी नजर चुरा लें, किस तरीके से भी इनसे बच जाए। भोजन क्या होता है भाई? देखो, भोजन शुद्ध लोग अछूत लोगों से भोजन लेने से बचते थे। क्लियर? अब बात की जाएगी संपत्ति की, कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों की कैसी पहुंच थी, कि संपत्ति किसके पास ज्यादा हुआ करती थी। तो देखो, पैतृक संपत्ति बेटों के बीच समान रूप से विभाजित की जाती थी, यानी पिता की जितनी भी संपत्ति होती है किसमें बढ़ती है? बेटों में बढ़ती है। लेकिन आज के नियम बदल चुके हैं, आज लड़कियों में भी बांटी जाती है। यानी कि आज अगर किसी की बेटी ने कह दिया कि भैया मुझे भी इसमें क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। आगे देखो, स्त्री धन क्या होता है? ऐसा धन जो स्त्री अपने दायरे में लेके आती है। महिलाओं को विवाह पर मिले अधिकारों को रखने की अनुमति दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? स्त्री धन। क्या कहा जाता है? स्त्री धन। आगे देखो, असमानता कैसी थी? देखो, सिंपल सिंपल सी बात है भाई, संसाधनों तक पहुंच में अंतर का कारण सामाजिक अंतर तेज हो गए थे। भाई, संसाधनों तक जिसकी ज्यादा पहुंच थी वो उतना ज्यादा ही पैसों तक और सारी चीजों तक या फिर जितनी भी चीजें थी समाज में, वो सब उनमें बढ़ती थी। आगे देखो, वर्ण और संपत्ति तक पहुंच। की वर्ण व्यवस्था में, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, उसमें संपत्ति सबसे ज्यादा किस पे थी? तो वर्ण के नियम, धन तक पहुंच को वर्ण द्वारा विनियमित किया गया जाता था। और धर्म के अनुसार जन्म के आधार पर स्थिति स्थिति के दावों को खारिज किया जाता था। यानी इस समय पर हम अगले चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें मैं ये सारा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में भी जुड़े रहे। समाज में मतभेद थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, भाई वर्ण में जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति होगी उसके पास उतना ही ज्यादा धन संचय होगा। जो जितनी नीची स्थिति पे होगा उसके पास धन की स्थिति उतनी ही खराब होगी भाई। आगे देखो, सामाजिक अंतर की व्याख्या। देखो, बौद्धिक दृष्टिकोण, बुद्ध ने सामाजिक असमानताओं की एक वैकल्पिक समझ विकसित की कि भैया किस तरीके से सामाजिक अनुपस्थिति हो रखी है। सूत पिटक में ये सारी बातें मतलब कहानियों के माध्यम से बताई गई है। राजा की संस्था बताई उन्होंने, मानव पसंद पर आधारित थी, करों के साथ भुगतान किया जाता था। आगे देखो, इतिहासकारों का दृष्टिकोण, कि इतिहासकारों का क्या कहना है इस चीज को लेकर। भाषा और प्रसंग, इतिहासकार ग्रंथों की भाषाओं और प्रकारों की जांच करते हैं, यानी जितनी भी ये सारी चीजें हमें मिली, जितनी भी ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ये सभी कैसे होती हैं? तो फिर पहले उसको भाषा देखी जाती है, किस तरीके से वो इस्तेमाल हुआ है। लेखक और श्रोता, लेखकों और श्रोताओं का पता लगाना कि लेखक कौन है, सुनने वाला कौन है। आगे देखो, रचना की तिथि, ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी तिथि, कौन सी रचना किस तिथि पे की गई है। अच्छा, इसका एक भाषा और प्रसंग का मैं आपको एक मतलब बताऊं, भाई पहले के टाइम पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग कुछ और था, आज के टाइम पे उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है। जैसे मैं आपसे कहूं घर, क्या कहूं बेटा? घर, घर क्या होता है? पहले के टाइम पे धर्म का अर्थ होता था न्याय। क्या होता था? न्याय। आज के टाइम पे धर्म का अर्थ क्या होता है बेटा? आज के टाइम पे धर्म का अर्थ होता है कि भाई तुम्हारे कितने धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे। उस समय पर होता था न्याय, कि राजा अगर कहता था कोई भी कार्य, तो कार्य कैसा किया जाएगा? धर्म के अनुसार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? धर्म के अनुसार किया जाएगा। भाई न्याय कैसा होगा लोगों के बीच में? भाई जो न्याय, जो धर्म होगा वही कार्य किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखो,
अब इस चैप्टर में हम जो है महाभारत के बारे में सारी चीजें समझी। अब देखो, बात उठेगी गतिशील पाठ की, कैसा है। कहानियों वाले खंड कथा के रूप में निहित किए जाते हैं। उपचारात्मक सामाजिक मानदंडों के बारे में बताते हैं। सामाजिक संदेश, कथा के अक्सर एक सामाजिक संदेश होता है। यानी जितनी भी कथाएं हमने महाभारत में पढ़ोगे आप, उसके एंड में कुछ ना कुछ आपको सामाजिक संदेश जरूर मिलेगा। आगे देखो, महाभारत के लेखक और की नाटकीय कहानियां। इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत एक नाटकीय कहानी, धार्मिक कहानी है। लेकिन कैसी ये कहानी है? धार्मिक कहानी है ना, धर्म के अनुसार सारी चीजें इसमें। सूत कौन है? तो सूत उन लोगों को कहा जाता है जो सारथी होते हैं। मूल कहानी संभवतः सारथी चरणों द्वारा रचित थी। व्यास कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है बेटा? वेद व्यास है, जिन्होंने क्या किया है, सारे जितने भी आपके धर्म से, जितने भी आपके ऋग्वेद या अथर्ववेद, उन सब में इनका अहम भूमिका है। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना भी ठीक है। लेकिन आप सबको पता है कि भाई इन्होंने से क्या किया है, मौखिक रूप से उसे बोला है। लिखा किसने है? श्री गणेश ने। चलो, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। चलिए।